हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्रश्नों की। तो उसी क्रम में आज मैं कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष, और उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम सभी। और जो है ये जो प्रश्न है, जो प्रैक्टिस सेट ये चलाई गई है, ये TRE 4.0 को ध्यान में रख करके बिहार शिक्षक भर्ती TGT PGT है ना, और समस्त राज्य के TGT PGT के लिए उपयोगी है। ये हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। आगे हम सभी अपने प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 51, इसके पहले हम लोगों ने 25 प्रश्नों को किया था, 25 प्रश्नों को किया था, है ना। तो जो है पिछली क्लास में 50 प्रश्नों तक हम लोगों ने देखा था। अब 50 के आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 51 से देखेंगे। तो जो प्रश्न संख्या 51 है, प्रश्न संख्या 51 है हम सभी का, तो इसमें है हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है। बाल्टी, तो बाल्टी तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो बाल्टी जो है क्या है, विदेशज है। 51 का हो जाएगा डी। 52 नंबर के प्रश्नों पर हम सभी चलते हैं। 52 नंबर का जो प्रश्न है, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है। देखिए, तार सप्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तार सप्तक से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद और आकविता से, किससे है, ये हम सभी को बताना है। तो जैसे तार सप्तक का जो है प्रयोगवाद से है, किससे है, प्रयोगवाद से है। तार सप्तक का प्रयोग किससे है, प्रयोगवाद से है ना। तार सप्तक का प्रयोग जो है का संबंध प्रयोगवाद से है। और जो प्रयोगवाद है, ये आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ये जो तार सप्तक है, इसका प्रकाशन जो है अज्ञेय ने किया था। अज्ञेय के द्वारा, अज्ञेय के संपादकत्व में 1943 में हुआ था, 43 है ना, 1943 में हुआ था तार सप्तक, ठीक है। और इसमें कवियों की रचनाएं संकलित थीं, और 1951 में दूसरा हुआ था, 1951 में दूसरा हुआ था तार सप्तक, जिसमें 7 कवि संकलित थे, ठीक है। तीसरा तार सप्तक जो है अज्ञेय के ही संपादकत्व में 1959 में हुआ था। किसमें हुआ था, 1959 में हुआ था। और इसमें भी जो है 7 कवियों की रचनाएं संकलित थीं। तो जो हमारा प्रश्न है, देखिए जो हमारा प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे, अज्ञेय जी थे। और प्रयोगवाद, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्षमा चाहूँगी, बी प्रयोगवाद हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। तो ये प्रश्न कभी कभी 1 नंबर बोनस में मिलने के लिए इजी प्रश्न दे देते हैं, है ना। तो ये प्रश्न, इस प्रश्न से सभी परिचित ही होंगे वैसे जहाँ तक है। ऑप्शन ए है सोहनलाल द्विवेदी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, सोहनलाल द्विवेदी, रामचित्र उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाएं हम सभी देख लेते हैं। जैसे हिम तरंगड़ी हो गया, हिम किरीटनी हो गया, युग चरण हो गया, समर्पण और माता, ये सभी इनकी क्या है, रचनाएं हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि हिम किरीटनी पर साहित्य अकादमी सम्मेलन में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिम तरंगड़ी पर मिला था। किसे, सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। आगे हम सभी देखेंगे 1954 में हिंदी आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न जरूर हर परीक्षा में बनता है। हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, है ना, आदिकाल का नाम जो है विभिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न दिया है। और इसी तरह से रीतिकाल का भी नाम भिन्न भिन्न जो है आचार्यों ने किया है ना, भक्ति काल को भी किया है। तो ये सब टॉपिक आज आप जाकर के अपनी नोटबुक से देख लीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमें बताना है जो आंसर है हमारा, सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम। तो ये तो राहुल सांकृत्यायन है। कौन है, राहुल सांकृत्यायन है। सिद्ध सामंत कहने वाले कौन है, राहुल सांकृत्यायन है, ठीक है। और ये जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इन्हें भी यही देख लेते हैं क्योंकि आ गए हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये आदिकाल को क्या कहते हैं, विश्व वीर काल कहते हैं। क्या कहते हैं, वीर काल कहते हैं। विश्वनाथ जो है वीर काल कहते हैं। राम कुमार वर्मा आदिकाल को क्या कहते हैं, संधिकाल या चारण काल, संधिकाल या चारण काल, ठीक है। और डॉक्टर जो है ग्रियर्सन भी चारण काल कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजोपन काल कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, बीजोपन काल। तो शायद अब कंफर्म हो गया होगा। आगे हम सभी देखते हैं
55 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनवगुप्त। जो नहीं है तो देखिए जो क्षेमेंद्र हैं ये औचित्य संप्रदाय के हैं। क्षेमेंद्र क्या है? ये क्षेमेंद्र जो है अभिनवगुप्त के शिष्य थे। किसके? अभिनवगुप्त ये जो हैं इन्हीं के शिष्य थे क्षेमेंद्र, और ये औचित्य संप्रदाय के हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यही नहीं है। बाकी भट्टलोलट, शंकुक और अभिनवगुप्त ये तीनों हैं। तो जो भट्टलोलट यहाँ से जो प्रश्न बनता है, देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो आचार्य भरत मुनि हैं इनका जो है रस सूत्र है, इन्होंने दिया है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, है ना। तो ये जो सूत्र है इस सूत्र के व्याख्याकार, प्रमुख व्याख्याकार भट्टलोलट हैं। कौन है? भट्टलोलट, भट्टलोलट। और इनका जो दर्शन है क्या है? उत्पत्तिवाद है। भट्टलोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद है। और इसके साथ साथ जो है शंकुक है, शंकुक का जो दर्शन है वो अनुमितिवाद है। आगे है अभिनवगुप्त है, अभिनवगुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद है। ठीक है, इस तरह से है। और एक और बचते हैं, जैसे अभिनवगुप्त हो गए, भट्टनायक, भट्टनायक का क्या हो जाता है? भुक्तिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद। ठीक है, इस प्रकार से है ये जो वाद है, दर्शन है, ये आप सभी जो है याद कर लीजिएगा। आगे है 56 नंबर का जो प्रश्न है, ये जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है, अपूर्व, अभूत, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। 56 नंबर के प्रश्नों को हम सभी को बताना है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए जो है क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए क्या होगा? अभूतपूर्व होगा। इसी तरह से जो पहले हो रहा हो या ना हुआ हो, है ना, इसके लिए क्या होगा? अपूर्व, अपूर्व। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो इसके लिए क्या होगा? अद्वितीय है। इनके समान कोई दूसरा नहीं है। आगे हम सभी बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। संशय की एक रात के लेखक हैं मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। तो ये नरेश मेहता की रचना है। संशय की एक रात के लेखक कौन है? नरेश मेहता है। ठीक है, नरेश मेहता की अन्य काव्य कृतियों को हम सभी देखेंगे अगर, तो बन पाई सुनो, बन पाई सुनो, बोलने दो चीड़ को मेरा समर्पित एकांत उत्सव, तुम मेरा मौन ना हो, तुम मेरा मौन ना हो। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे और रचना और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। देखिए कभी भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को चुनना हो तो हम सभी को क्या करना चाहिए? एक सेंटेंस बना लेना चाहिए, एक वाक्य बना लेना चाहिए। जैसे धुआं उठता है ना, भत्ता दिया जाता है, धावा बोला जाता है, संध्या होती है। संध्या होता है तो नहीं कभी सुने हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? संध्या होती है ना, संध्या हुई है। तो स्त्रीलिंग हमारा क्या हो जाएगा? संध्या। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम सभी बढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप है, पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप है। तो पितृ शब्द का जो प्रथम बहुवचन है ये जो ये हो जाएगा 59 नंबर का प्रश्न है, ये हो जाएगा पितरा। क्या हो जाएगा? पितरा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आज आप जाकर के देख लीजिएगा और पिता का पूरा जो है रूप याद कर लीजिएगा। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, एक शब्द हो उसके अर्थ अधिक हों। देखिए यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अलंकार से सभी परिचित हैं विधिवत, और अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो एक 2 क्लास है ना, 2 क्लास में जो है अलंकार को विधिवत डीपली बहुत अच्छे और सरल भाषा में पढ़ाया गया है। आप सभी को आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो अगर कहेंगे तो फिर प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी जिससे आपको आसानी से मिल जाएगा ये। और इसमें हम सभी देखेंगे जो 60 नंबर का प्रश्न है, एक से अधिक अर्थ क्या हो हमारा? किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, शब्द एक हो तो इसमें श्लिष्ट का अर्थ क्या होता है? चिपकना, है ना। शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं? अनेक होते हैं। आगे हम सभी देखेंगे, है ना। शब्द दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अनुप्रास जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, जहाँ पर एक ही वर्णों की आवृत्ति कई बार हो वहाँ पर अनुप्रास होता है। और जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। आगे हम सभी देखेंगे। देखिए प्रश्न जो है नीलोत्पल शब्द में समास पूछा गया है। तो 61 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, नीलोत्पल शब्द में समास है अव्ययीभाव समास,
पहले हम नीलोत्पल को देखेंगे इस तरह से करके कि नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, तो नीला क्या है? गुण हो गया ना, विशेषण हो गया, है ना। विशेषण और विशेष्य का संबंध किसमें होता है? तो ये होता है कर्मधारय में, तुरंत हम समझ जाएंगे, है ना, विशेषण और विशेष्य का। तो इसमें जो है, और अव्ययी भाव में क्या होता है? पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भाव, जिसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है या उपसर्ग होता है, ठीक है, या अव्यय पद होता है, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा, उत्तर पद जिसका प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जो बहुब्रीहि समास होता है, इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे दशानन, ठीक है, दशानन यानी 10 मुख है जिसके, वो कौन है? रावण है, प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इस तरह से होता है। और समास में कितने पद होते हैं? तो 2 पद होते हैं। एक पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला पद, और दूसरे पद को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद वो कहते हैं। दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। और समास भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में पढ़ाया गया है, आप जा करके अब चाहें तो देख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 62 नंबर का जो प्रश्न है। 23, 27, 37, 33, तो कितनी है? 33 है। भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 33 है ना। और आगे हम सभी देखेंगे, अगर हम सभी देखना चाहेंगे तो इसमें से देख सकते हैं, जैसे संचारी भावों की संख्या 33 है, तो भरत मुनि द्वारा दी गई है उनके अनुसार, जैसे निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है ना। निर्वेद हो गया, निर्वेद बोल दे रही हूँ, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, धृत, स्मृति, धृति, वृणा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, स्वप्न, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम सभी बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 63। प्रश्न संख्या 63 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? ये भी प्रश्न बनता है, कई बार बना भी है ना। 63 नंबर का जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? भूषण, केशव, देव और पद्माकर। बताना है आप सभी को किसने कहा, किसने कहा, मतलब किसको कहा। तो ये जो है केशव को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केशव को हो जाएगा। शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा, तथा यह भी कहा है उन्होंने कि उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था, कवि हृदय उन्हें नहीं मिला था। केशव की रचनाओं को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रामचंद्रिका जो बहुत चर्चित है, आती है अक्सर परीक्षा में। विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, है ना। वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला, ये सभी रचनाएं हैं जिनमें जो है रामचंद्रिका और रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, ये सारी पूछी जाती हैं। आगे हम सभी देखेंगे, बनारसी दास जैन ने लिखी थी। बनारसी दास जैन ने क्या लिखी थी? बनारसी दास जैन ने पहली जीवनी, पहली आत्मकथा, पहली कहानी, पहली काव्य नाटिका। 64 नंबर का प्रश्न है, आप सभी बताइए। 64 नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी में आत्मकथा विधा का जो आरंभ होता है, ये बनारसी दास जैन कृत इनकी जो एक रचना होती है अर्धकथानक, अर्धकथानक से होता है, और ये पहली आत्मकथा है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा क्या है? बनारसी दास चतुर्वेदी की अर्धकथानक है। बनारसी दास जैन की है, जैन की अर्धकथानक है, ठीक है। और हिंदी की पहली कहानी जो है ये किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती है, सभी परिचित हैं इससे, है ना, जो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और आगे हम सभी देखेंगे, अगर हिंदी की जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित जो करुणालय है, इसको काव्य नाटिका कहा जाता है, काव्य नाटिका या गीति काव्य कहा जाता है। करुणालय किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे हम सभी देखते हैं अगला प्रश्न, 65 नंबर का प्रश्न को। 65 नंबर के प्रश्न को, उकार बहुला बोली किस प्रदेश की है? उकार बहुला, 65 नंबर का प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। आगे हम सभी देखेंगे, निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? देखिए, अगर आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम सभी जो है हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण,
व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। और जो व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की जो बुक है उससे हम सभी पढ़ रहे हैं, और वह बुक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रामर के लिए, ठीक है। और उससे हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। उसमें विधिवत आप सभी को ये पढ़ा दिया गया है, देवनागरी लिपि के बारे में बताया गया है। आप सभी जो भी विद्यार्थी जो है प्रतियोगी भाई बहन मेरी क्लास अगर देखे होंगे तो वो बहुत आसानी से ये सब कर ले जाएंगे। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही शब्द प्रतीक होता है, बिल्कुल सही है। इंग्लिश में जैसा नहीं होता है रोमन में। आगे देखेंगे इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, सही है। विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मी एवं खरोष्टी के समकालीन है, यह ब्राह्मी के है ना, खरोष्टी नहीं। तो ये करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, इसमें गलत पूछा गया, जो नहीं है वही पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला, पक्षी ग्रह, पक्षी ग्रह, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। 67 नंबर का जो प्रश्न है 67 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 68 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है, नाटक नहीं है। देखिए बीच बीच में संस्कृत साहित्य से संबंधित एक एक कवियों की रचना है ना, उनका जीवन परिचय और उनके द्वारा कही गई जो भी उनके द्वारा कहे गए जो भी शब्द हैं, जो भी सूक्तियाँ हैं, उन सभी को भी बीच बीच में उन सभी की भी क्लासेज आपको दी जाती है समय अनुसार। तो देखिए काव्य शास्त्र जो है उससे जो प्रश्न बना है ये संस्कृत साहित्य, क्षमा चाहूँगी, संस्कृत साहित्य से निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। भास द्वारा रचित नाटक नहीं पूछा गया। मृच्छकटिकम, भास के पूरे मतलब 13 नाटक हैं। भास के जो मूल नाटक कितने हैं, 13 नाटक हैं। इसमें से देखिए कौन है, कौन उनका नहीं है। मृच्छकटिकम, उर्भंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग, है ना। तो देखिए जो मृच्छकटिकम है ये शूद्रक की है ना। मृच्छकटिकम जो नाटक है ये किसका है, रचना है, ये किसकी है, शूद्रक की है। दूतवाक्यम, उर्भंगम, मध्यम, ये तीनों फिर इन्हीं की हो गई। जब मृच्छकटिकम शूद्रक की हो गई तो तीनों एक ही पूछा गया जो नहीं है, तो ये तीनों इन्हीं की हो गई, है ना। इसके साथ साथ हम और थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे प्रतिज्ञा योगंध नारायण, स्वप्नवासु दत्तम, उर्भंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, है ना। बालचरितम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, अभिमारक, चारुदत्त, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, ये सभी जो है इनके भास के 13 चर्चित नाटक हैं। आगे हम सभी देखेंगे विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। विसर्ग का प्रयोग तो ये तो संकर शब्दों में नहीं होता है, तद्भव तत्सम में होता है, संकर में नहीं होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 70 पे चलते हैं। व्याप्त में संधि है, व्याप्त में संधि है तो गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि। संधि से भी संधि टॉपिक को भी आप सभी को पढ़ाया गया है। तो बी प्लस आप्त, है ना, इको यण संधि। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कठपुतली में कौन सा समास है। कठपुतली, कठपुतली इसे हम देख लेंगे। कठपुतली का मतलब होता है काठ की पुतली, है ना। तो काठ की पुतली संप्रदान तत्पुरुष, हाँ तत्पुरुष से बताना है कि कौन सा तत्पुरुष है। संबंध, अधिकरण, कर्म तत्पुरुष, है ना। तो 71 का हो जाएगा संबंध। काठ की पुतली की संबंध बताया जा रहा है, नहीं का के की, नानेरी, नानेनी, रारेरी, मामेमी, है ना, क्षमा चाहूँगी। तो ये सब क्या है, ये संबंध को दर्शा रहा है। किसे दर्शा रहा है, संबंध को दर्शा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। 72 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माधव विलास रचनाकार हैं। माधव विलास के रचनाकार हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है। माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, सदा सुखलाल। राम प्रसाद निरंजनी, सदा सुखलाल। तो माधव विलास 72 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा, ये लल्लू लाल की रचना है। किसकी है, लल्लू लाल की रचना है। इनकी और रचनाएं हैं, जैसे है रंग, प्रेम का सूचक क्या होता है, लाल रंग, है ना, लाल रंग। तो जो है प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की रचना है, प्रेम सागर। और माधवनल
माधव विलास सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, ये सभी लल्लू लाल की रचना है। और सदल मिश्र की नाचकेतोपाख्यान जो बहुत चर्चित है, ये बहुत बार परीक्षा में आ चुकी है। और राम प्रसाद निरंजनी के बारे में भाषा योग वशिष्ठ, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। सदा सुख लाल की है सुख सागर, देखिए सुख इनके नाम में भी आया है, इनकी रचना में भी आया है। इस तरह से ट्रिक लगा करके हम अपने दिमाग में उसे बैठा सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव विलास लल्लू लाल की है। आगे हम सभी देखेंगे मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। मुक्तिबोध की जो आत्मकथा के लेखक हैं, प्रश्न संख्या 73 है। विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध। 73 नंबर का जो प्रश्न है तो इसका हो जाएगा विष्णुचंद्र शर्मा। क्या हो जाएगा? विष्णुचंद्र शर्मा। विष्णुचंद्र शर्मा मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार हैं। और जो विष्णु प्रभाकर हैं ये आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर जो है आवारा मसीहा के हैं। आगे हम सभी देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 पर चलते हैं। हिंदी में दलित साहित्य की आत्मकथा किसने लिखी? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें। 74 नंबर का जो प्रश्न है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, लल्लन प्रसाद व्यास, सुदामा प्रसाद पांडे। तो जो वियोगी हरि है, 75 नंबर का प्रश्न है, वियोगी हरि जो है ये हरि प्रसाद द्विवेदी का है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हरि प्रसाद द्विवेदी। 76 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। देखिए मनोविश्लेषणवादी पूछा जाता है, ये प्रश्न बनता है। तो इला चंद्र जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र, ये सभी क्या है? मनोविश्लेषणवादी हैं। और जो नहीं है वो कौन है? सुदर्शन नहीं है ना। अब हम इनकी रचना को देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें जैसे जो अज्ञेय हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अज्ञेय की रचनाओं को हम देख लेते हैं। अज्ञेय द्वारा जो है ये जैसे शेखर एक जीवनी है ना, नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी, ये अज्ञेय का हो गया। जैनेन्द्र की जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, है ना। और इलाचंद्र जोशी का देख लेते हैं। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, है ना, जहाज का पंछी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे हम 77 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। 80 नंबर तक हम सभी करेंगे, ज़्यादा घबराइएगा नहीं। बहुत ज़्यादा प्रश्नों को इसीलिए नहीं लिया जाता कि आप सभी बोर मत होइए, जिससे जो है आप सभी बोर मत होइए। कम प्रश्नों को करिए, लेकिन चारों ऑप्शन को ध्यान दे करके पढ़िए। और अगर कम प्रश्नों को पढ़ते हैं, ध्यान दे करके पढ़ते हैं, तो वो प्रश्न हमारे दिमाग में बैठ जाता है, वो जल्दी से भूलता नहीं। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर 100 प्रश्नों की सीरीज चला दें तो उसमें सब क्या हो जाएंगे, उसमें जो भी प्रतियोगी हैं वो सभी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा और ऐसा लगता है कि जैसे बोरिंग सा लगता है। तो हम सभी कुछ ही प्रश्नों को लेंगे, कम प्रश्नों को लेंगे, लेकिन जो भी लेंगे वो बहुत बिल्कुल मतलब ऐसा पढ़ेंगे कि वो हमें याद हो जाए, दोबारा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करना है। आकर्षण, 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 है ना। तो आकर्षण यही सही शुद्ध शब्द हो जाएगा। हम सभी जो व्याकरण में पढ़ रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्दों को पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने इसके नियमों को देखा कि कौन से ऐसे नियम हैं जो हम सभी जिससे परिचित नहीं हैं और हमारे वर्तनी शुद्धि से जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में वो गलत हो जाते हैं। उन सभी नियमों को बड़ी बारीकी से, बड़ी गहनता से हम लोगों ने डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से पढ़ा। और अब हम सभी जो पढ़ रहे हैं उसमें वो बिल्कुल आ गए हैं, हम सभी वर्तनी शुद्धि पर आ गए हैं, है ना। वर्तनी शुद्ध अशुद्ध पर आ गए हैं हम सभी। इसके बाद हम सभी पढ़ेंगे विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। इस तरह से प्रतिदिन हम सभी एक एक टॉपिक को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आगे हम सभी देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 नंबर का, ये हो जाएगा आकर्षण। आकर्षण किस में है? करेक्ट आंसर बी में है। सदगुरु का संधि विच्छेद है तो सद प्लस गुरु, है ना, सदगुरु। 78 नंबर का जो प्रश्न है, 78 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत प्लस गुरु, ए हो जाएगा। आगे देखेंगे परांगमुख। परांगमुख का विपरीतार्थक शब्द है तो परांगमुख का हो जाएगा उन्मुख। परांगमुख का क्या हो जाएगा? उन्मुख। उन्यासी का क्या हो जाएगा? उन्यासी का सी हो जाएगा। लंबोदर, देखिए समाज से प्रश्न बना है। लंबोदर 80 नंबर का जो प्रश्न है ये है लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका। तो कौन फेमस है? गणेश जी फेमस है कि नहीं फेमस है? गणेश जी हैं, है ना। लंबोदर कहेंगे तुरंत मस्तिष्क में छवि आ जाती है कि ये गणेश जी महाराज हैं। तो कौन सा समास हो जाएगा? लंबोदर बहुब्रीय समास हो जाएगा। कौन सा होगा? बहुब्रीय। तो 80 नंबर का जो प्रश्न है क्या हो जाएगा? बहुब्रीय समास, है ना। इसमें विशेषण विशेष का संबंध होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा
है ना। और अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव समासा, पहला पद प्रधान जिसमें होता है, पहला पद क्या होता है, उपसर्ग से होता है या अव्यय होता है, वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है, जैसे यथाशक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रश्न और बचा है। 81 प्रश्न को देख लेते हैं। यामिनी का पर्यायवाची शब्द है यामिनी, रोशनी, बिजली, दामिनी, निशा। निशा 81 नंबर का हो जाएगा निशा, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आज हम लोगों ने जो है कितना किया, 50 से लेकर के 81 तक किया। मान लीजिए 80 मान लेते हैं हम लोगों ने, 50 से लेकर के 80 तक हम लोगों ने किया। 80 के आगे जो भी प्रश्न बनते हैं, टोटल 100 प्रश्न थे इसमें इस सीरीज में, तो 80 के आगे हम उस 20 प्रश्न हमारे बचते हैं, उन 20 प्रश्नों को हम अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं एक क्लास जो है लाऊंगी। और इस चैनल से आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको जो भी जानकारी दी जाएगी बिल्कुल प्रामाणिक दी जाएगी, सही दी जाएगी, सरल शब्दों में कोशिश रहेगी कि आप तक वो पहुंचाई जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य से भी जो है जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, उन सभी को जो है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कराई जाएगी। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, और